नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी बैकलॉग जो एग्ज़ाम हुआ अभी आज 10 मई को, उसका हम लोग पेपर 1 इसमें हम लोग देखेंगे। कुल इसमें हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। पेपर 1 जो कि जनरल जीएस का क्वेश्चन रहता है, इसमें हम लोग सेट ए का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग देखेंगे आंसर की। ये पूर्णतः ऑथेंटिक आंसर की है, आप सब ज़रूर मिला लीजिएगा। और साथ में ही जेपीएससी का जो भी एग्ज़ाम या जेएसएससी के द्वारा या कोई भी स्टेट का पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में जो अवस्थित है वह हो जाएगा कल्पकम। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और तारापुर महाराष्ट्र में। कोटा राजस्थान, यहाँ पे तमिलनाडु का पूछा था। तो कल्पकम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था गोदावरी, महानदी, गंगा और ताप्ती, इन सब में आंसर हो जाएगा ताप्ती, ऑप्शन डी। अगला, जो नदी प्रवाह की दिशा के परिप्रेक्ष्य में अन्य से भिन्न है वह क्या है? तो नदी के प्रवाह के परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम लोग देखेंगे कि कावेरी, ब्राह्मणी और महानदी ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि माही पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। तो प्रवाह की दृष्टि से भिन्न हो जाएगा माही। गैलाथिया खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत का सबसे निचला स्थान क्या है? तो कुट्टानाड, जो कि केरल में स्थित है, भारत का सबसे निचला स्थान। अगला, दिए गए विकल्पों में पहाड़ी का नाम और राज्य का नाम मिलान करना था। तो मिकिर पहाड़ी असम, अमरकंटक मध्य प्रदेश, खासी की पहाड़ियां मेघालय और बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक। अगर मिलाइएगा तो पहला का 2, दूसरा का 1, तीसरा का 4 और चौथा का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेट नंबर ए हम लोग देख रहे हैं। अगला, कोयली नदी तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोयली तेल शोधनशाला है वह गुजरात में अवस्थित है। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 31.2%। क्वेश्चन पिछला बार भी इसी से रिलेट करके पूछा था अभी जेपीसी प्रीलिम्स में, फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ गया 2011 जनगणना वाला। नेक्स्ट, द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब के लेखक कौन है? तो द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब के जो लेखक है वह है गेराल्ड कैडेन। अब मौलिक अधिकार से संबंधित देखना था। पहला ऑप्शन था मौलिक अधिकार पूर्ण है और यह किसी भी परिस्थिति में राज्य द्वारा उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये गलत था, हम लोग का सही ऑप्शन चूज करना था। रोक नहीं लगाई जा सकती, रोक लगा सकती है जब बाहरी आक्रमण या कुछ भी वैसा आपातकाल हो। तो 20 और 21 छोड़कर हर एक मौलिक अधिकार में रोक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 भारत में विदेशी नागरिकों का उपलब्ध नहीं है, दूसरा ऑप्शन था। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और अनुच्छेद 32 को संसद द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। 32 को संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के बाद ये निलंबित होता है। तो ना इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो कोई भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी। अगला, सांची नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश, बेतवा में स्थित है। यहाँ पे नहीं जानते हुए भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ या तो चंबल, बेतवा, तो यहाँ बेतवा होता है 50-50 से। अलग अगला, 44वां संविधान संशोधन 1971 किस न्यायिक फैसले के जवाब में पेश किया गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मौलिक अधिकार से यह संबंधित था। 24वां संविधान संशोधन 1971। अगला, नागरिक चार्टर की अवधारणा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की गई थी? तो यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के संविधान में। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसमें। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। भारत में जीएसटी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 243 का जेड में आप सब देखिएगा पॉलिटी में संशोधन और नगरीय इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछा है 3-4 क्वेश्चन। इसी बेसिस पे नेक्स्ट जो 17 को जो एग्जाम होने वाला है बैकलॉग, उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, उस पर आप सब दोनों आज वाला पेपर और 19 अप्रैल को जो हुआ था जेपी 14 प्रीलिम्स का पेपर एनालिसिस करके और बाकी भी पेपर का एनालिसिस करके आप सब तैयार करिएगा। 17 जो मई को है नेक्स्ट बैकलॉग, उसके लिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत में बड़े शहरों का प्रशासन किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, तो बड़े शहरों का प्रकाशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम के द्वारा किया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया था, एक क्वेश्चन एफआरओ में भी आया हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन महिला कौन बने, तो यहाँ से आप सब देख सकते हैं, ना चाहते हुए भी ऑप्शन से कट कर सकते हैं। संतोष यादव भारत की प्रथम महिला जो 2 बार एवरेस्ट फतह किए थे शुरू में। अरुणिमा सिन्हा दिव्यांग महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया। और यहाँ पे हिमा दास, ये तो एथलेटिक्स है, तो ऑप्शन कट जाता सब, बाकी जो था छोनजिम एंगबो, यही होगा आंसर 21 का ए। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है, तो जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। लॉन टेनिस का 4 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होता है जिसको कि हम लोग अफवाह से याद रखते हैं। ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन, फिर एल से अमेरिकन। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कुल कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 78 और 11वीं अनुसूची में ग्रामीण पंचायती राज के लिए 29 विषय है। अगला, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले ने अपने किस काम के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता था, तो उनका जो नॉवेल था वह फ्लैश। मानव-वन्य संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश। भारत में घरेलू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला, 2023 वन रिपोर्ट, जो कि हमेशा बोला जाता है कि जो भी वन रिपोर्ट आता है चाहे या स्टेट के संदर्भ में या सेंट्रल के संदर्भ में, आप सब देख लीजिएगा। स्टेट में देखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वहां से पता चल भी जाएगा। तो इसमें कुल वन आच्छादित 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। केवल एक ऑप्शन के जानने से भी हम लोग इसको टिक मार सकते थे। जो ऑप्शन 2 से देखिए कौन कथन गलत है वो चुनना था, तो मध्य प्रदेश में आच्छादित वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है, गलत है। सबसे ज्यादा 1% मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि एरिया अगर पूछता क्षेत्रफल तब मध्य प्रदेश होता, तो वहां से कट कर लेते। ऑप्शन 2 एक ही में था, 2 में, तो इसका हो जाता है 27 का बे। अगला, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 डेवलपमेंट कंट्री का सम्मेलन है 2025 में आयोजन इसका हुआ, उसमें इसका मुख्य विषय क्या था, समिट का मेन थीम क्या था, तो ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड क्लाइमेट एक्शन, मीन्स वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहनशीलता, लचीलापन और जलवायु कार्रवाई। अगला, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं मतदाता का प्रतिशत कितना था, लगभग 70 प्लस था, तो यहाँ 66% से अधिक। 2025 में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी, तो सोनाली मिश्रा। आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना किस व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल कर ली गई है, तो मिशन सक्षम और पोषण 2.0। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलने की घोषणा का प्रस्ताव कब मंजूरी दिया था, तो फरवरी 2026 में। केरल का नाम अब केरलम हो गया, फरवरी 2026 में इसका नाम बदलने की घोषणा किया गया, प्रस्ताव को मंजूरी मिला था। भूटान में पीएम मोदी ने कौन सी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था, तो पुनात सांगछो द्वितीय HEP। अगला, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। प्रीलिम्स में 14 में पूछा था मानवाधिकार दिवस, अभी कैंसर दिवस पूछा। दोहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता अच्छी तरह से कौन दर्शाता है, तो दोहरी अर्थव्यवस्था, ड्यूल इकोनॉमी, अत्यधिक उन्नति प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ पारंपरिक कम उत्पादकता वाली कृषि गतिविधियों का सह अस्तित्व, यही वर्णित करता है। मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स अलोंगसाइड ट्रेडिशनल लो प्रोडक्टिविटी एग्रेरियन एग्रेरियन एक्टिविटी से संबंधित है ये ड्यूल इकोनॉमी। अगला, 36 नंबर, भारत में किस क्षेत्र ने ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता प्रदर्शित की है, जो समग्र जीडीपी विकास दर में सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो सेवाएं क्षेत्र।
भारत में गरीबी की मौजूदगी मुख्य रूप से निम्नलिखित को दर्शाती है। तो आय और संसाधनों का असमान वितरण के कारण मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले देश के पहले डिजाइन और बने एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो आईएनएस अर्नाला। अगला, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? तो इसके लिए 17 लक्ष्य जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया था सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और 2015 से 2030 के लिए है कुल 17 लक्ष्य। तो 2015 हो जाएगा यहाँ आंसर। कौन सा सतत संसाधन प्रबंधन का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो नवीकरणीय संसाधनों का सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक उपयोग, ये हो जाता है 41 का। बाकी जो ऑप्शन है कट कर सकते हैं आप सब, नहीं होता। 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव, विनिर्माण और सेवाओं में गिरावट, आदिम औजारों में निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में कमी। तो ऑप्शन ये हो जाता है कृषि से उद्योगों और सेवाओं की ओर बदलाव। अगला, आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य रूप से जो तात्पर्य है वह है आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण में कमी। भारत में वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। मानवाधिकारों का सबसे अच्छे तरीके से कैसे बताया गया? तो सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त मूल अधिकार, केवल मनुष्य द्वारा किए गए अधिकार, केवल विकसित देशों के नागरिकों के अधिकार, केवल संपत्ति से अधिकार। तो ऑप्शन ए, सी और डी, आप सब ऑप्शन पढ़ने नहीं जानने के बाद भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त मूल अधिकार होता, बाकी ए से डी कट जाता। ऑप्शन बी 45 का। 46, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकृति गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को, जिसके कारण 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1948 में सतत विकास के लिए किसके बीच सहयोग आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स के बीच सहयोग अति आवश्यक हो जाता है। मीन्स सरकारी संस्था और निजी व्यावसायिक समूह, ऑप्शन ए। अगला, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो बायोडायवर्सिटी, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन पार्टिकुलर रीजन, किसी एक क्षेत्र में उपस्थित पेड़ पौधों और जीवों की विविधता ही जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या? जो ऑप्शन दिया हुआ है केवल प्राकृतिक आपदाएं, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, वर्षा में कमी और जनसंख्या में कमी। तो इसमें हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ऑप्शन बी। अगला, वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के उद्देश्य से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? तो कार्बन उत्सर्जन से जो संबंधित था वह क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, तो यही आंसर हो जाता। जेनेवा सम्मेलन एजेंडा 21, जो रियो डी सम्मेलन 1992 ब्राजील में था, वो मॉन्ट्रियल ओजोन परत क्षरण से संबंधित था 1987। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसका गठन हुआ था। शहरीकरण का अर्थ क्या है? तो शहरों और शहरी जनसंख्या का विस्तार ही शहरीकरण का मूल अर्थ है। मीन्स अर्बनाइजेशन से रेफर ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड अर्बन पॉपुलेशन। अगला, भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? हमें लोग अभी डिस्कस भी किए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में जो गठन हुआ था। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए ये संस्था काम करती है। नेक्स्ट, खेल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह शिक्षा को कम करते हैं, गलत। प्रदूषण बढ़ाते हैं, ये भी गलत। बेरोजगारी बढ़ाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, ऑप्शन ए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मेनली जो उद्देश्य है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड मैनेजिंग रिस्क, मीन्स आपदाओं के प्रभाव को कम करना और जोखिम प्रबंधन। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। तीव्र शहरीकरण से जुड़ी एक प्रमुख समस्या क्या है? तो तीव्र, जब रैपिड अर्बनाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? शहरों में आवास में कमी हो जाएगी और छोटे छोटे बस्तियों, झुग्गी बस्तियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हाउसिंग शॉर्टेज एंड स्लम्स का इंक्रीजिंग। अलग, भारत में कृषि में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो पर्सन बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी जिसे बोलते हैं कृषि में, भारत में मेनली यही पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी। भारत
में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम क्या है? तो मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2006 में, नरेगा के द्वारा गठित 2009 में मनरेगा, और 2026 में अभी से खत्म कर जी राम जी लाया गया है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सो जी राम जी। मनरेगा के तहत जो 100 दिन किया जाता था, जी राम जी के द्वारा अब 115 100 मनरेगा के तहत 100 दिन, जबकि अभी जो इसके जगह पे लाया गया है जी राम जी, उसके तहत 125 दिन का रोजगार की गारंटी देती है। अब वह क्या कहलाता है जिसमें दरमान होता है जो स्थान घेरता है? तो हम लोग मेटर का परिभाषा बहुत पहले ही जानते थे, 8 9 10 में ही ये बुक में दिया हुआ है। साइंस का एक क्वेश्चन है, पदार्थ। पदार्थ क्या हो? जो जिसका अपना दरमान होता है, जो स्थान घेरता हो। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, उस दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। गरीबी का अर्थ क्या है? तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, जो ऑफ लैक पॉवर्टी रेफर करता है। अभी गरीबी का जो डिफाइन किया गया था, वह भारत के संदर्भ में ग्रामीण कोई भी व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा और शहरी 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करता है तो गरीब है। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 3 अमेरिकन डॉलर से कम कमाता है तो वह गरीब की श्रेणी में आता है। इसमें मूलभूत आवश्यकता न पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर न हो, उन्हीं तीनों को मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल किया जाता है। तो गरीबी मूलभूत आवश्यकताओं की, गरीबी का अर्थ क्या है? जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। अगला, मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है WERBC, रेड ब्लड सेल। जबकि WBC पूछता तो रोगों से लड़ना, फाइटिंग डिजीजेज होता। यहाँ पे RBC पूछा था तो ऑक्सीजन का परिवहन। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है या वाष्पीकरण किसके कारण बनता है? तो कूलिंग यानी शीतलन के कारण या वाष्पीकरण के प्रभाव से शीतलन होता है। मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, मीन्स रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतियों में एनिमेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रस्तुतियों को अधिक आकर्षण करने के लिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ से कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो प्रोजेक्ट टाइगर से 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, वन जी सुरक्षा अधिनियम 1972 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अधिनियम 2002। तो इसे व्यवस्थित करिएगा। तो वन जी सुरक्षा अधिनियम सबसे पहले 1972 यानी 3, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 1, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 2, उसके बाद लास्ट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002, मीन्स 3 1 2 4, ऑप्शन सी 67 का। अगला, एक नेटवर्क में प्रत्येक मशीन की एक अनूठी पहचान संख्या क्या कहलाती है? तो MAC एड्रेस। फास्फोरस स्थिरीकरण किस मृदा में अधिकतम होता है? तो अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में। दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है राइजोबियम से। कृषि नवाचारों के प्रचार का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो एवरेट रॉजर्स। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो डेयरी क्षेत्र के विकास से। टेलीफोन लाइनों पर डेटा संचरण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉडेम। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी नींबू प्रजाति के फल, सिट्रस फल का सेंट्रल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो नागपुर में। लुगु बुरु या फिर लुगु पहाड़ किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ललपनिया गांव गोमिया ललपनिया गांव बोकारो जिला में पड़ता है। गोमिया के आसपास प्रखंड, गोमिया प्रखंड में। तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है लुगु पहाड़। कर्ण कोलाजोर नदी कहाँ स्थित है जहाँ निम्न पाषाणयुगीन औजार मिले हैं? तो देवघर। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य सामान्यतः विवाह समारोह में प्रस्तुत किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है 14 JPSC वाला से। डोमकच। झारखंड की कौन सी परंपरा चित्रकला मुख्य रूप से विवाह संस्कारों के दौरान बनाई जाती है? तो कोहबर चित्रकला।
झारखंड का मार्शल नृत्य पाइका मूल रूप से किससे संबंधित था? तो बौद्ध युद्ध परंपरा और युद्ध प्रशिक्षण से मीन्स वॉरियर ट्रेडिशंस एंड मार्शल ट्रेनिंग। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कब? तो 2015 में। झारखंड में प्राप्त ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर जनजातीय तथा गैर जनजातीय परंपरा के अतिरिक्त किस एक अन्य परंपरा ने बड़े प्रदेशों में अति प्राचीन काल में अपना स्थान बनाया था? तो बुद्धिज्म, बौद्ध परंपरा, जो कि बहुत लगभग झारखंड के हर प्रमंडल में इनका कहीं ना कहीं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा प्राचीन पुरातात्विक अवशेष कौन सा है? तो हजारीबाग जिले में इसको गांव के निकट स्थित अवसार पहाड़ी की गुफा में प्राप्त गुफा चित्र में सांकेतिक जो चित्रलिपि मिली है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को रांची कब आए थे? 1916 में, और इसे 1916 से 1919 तक नजरबंद किया गया था। झारखंड में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो 1915 में बेनिफेस लेकरा पाल दयाल जुएल लकड़ा के द्वारा। 20 ईयर्स ऑफ डार्क नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्तिक उरांव। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का संबंध मधु से स्थापित किया जाता है? तो सोम देवता। निम्नलिखित में इतिहासकारों में किसने शुंगों का संबंध ईरान से जोड़ा था? तो केपी जायसवाल। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। गुप्तकालीन अजंता के गुफा चित्रों में से मरनासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो 16वां गुफा में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दरबारी भाषा में के रूप में फारसी सर्वप्रथम किस वंश ने अपनाई थी? तो तुगलक वंश। यानी वह कौन सा वंश था जिसने अपना दरबारी भाषा के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में फारसी को अपनाया था? तो तुगलक वंश। निम्नलिखित में से किस स्थान को मेलुहा के नाम से जाना जाता है? तो मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, इंडस डेली इंडस सिविलाइजेशन। अगला 1565 में तालीकोटा का युद्ध किसका कारण बना? तो 1565 में जो तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध बोला जाता है, उसका मुख्य कारण बना विजयनगर साम्राज्य का पतन। अब मिलान करना था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप सब देखिएगा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है, और अगर इनडायरेक्टली पूछा जाए तो 4-5 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा जो किसी न किसी दूसरे रूप में पूछा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा करने के लिए आप सबों को बोला जाता है। और याद रखिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बैकबोन करके आप पढ़ाई करिएगा, तभी सफलता आप सबों को कदम में चूमेगी। नेक्स्ट हम लोग 93 नंबर का क्वेश्चन था, मुगल शब्द और उससे रिलेटेड अर्थ। मनसब क्या था? तो मनसब एक पद था। जागीर क्या था? तो एक जागीर जो था राजस्व आवंटन से संबंधित था। यह खालिसा एक शाही भूमि था, और दीवान वित्त अधिकारी था। तो पहला का 4, तीसरा का दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 1। ऑप्शन डी 93 का। अगला, भक्ति संतों ने लोक भाषाओं का प्रयोग किया, बिल्कुल सही, सब देख सकते थे। तुलसीदास रहा चाहे रहीम या फिर कबीरदास, सब ने जिस अनुसार से सुटेबल रहा, चाहे आवाज, प्राकृति, किसी भी रूप में उन्होंने अपने भाषाओं का प्रयोग किया था। वे अभिजात समूह से परे असामान्य जनता तक पहुंचना चाहते थे, बिल्कुल। उन्होंने लोक भाषाओं का इसीलिए प्रयोग किया था ताकि आम जनता, आम समूह जो है नीचे तबके के लोग तक भी समझ सके और वहां तक उन सब अपना वहां पहुंच सके। तो ये ए और आर दोनों यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस कारण विफल हो गया था? तो जन विश्वास की कमी हो गई थी, जिसके कारण नकली मुद्रा का प्रचलन होने लगा था, इसलिए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग वहां पे विफल हो गया था और लास्ट में इसे रोक दिया गया था। मुहम्मद बिन तुगलक का ये कदम था सांकेतिक मुद्रा। अगला, सही उत्तर का चयन करना था। किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा अगर पूछा जाता तो विलियम बेंटिंग। विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू अगर हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में हुआ था। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग नहीं है, लॉर्ड डलहौजी का भी कार्यकाल 1856 में था, तो उस बेसिस से इसे 1856 के बेसिस से लॉर्ड डलहौजी किया जा सकता है। अब जेपीएससी या तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन डी ही मानेगी और नेगलेक्ट भी कर सकती है।
अगला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर के दानापुर में हुआ था। वहीं से वीर कुंवर सिंह इनका नेतृत्व कर रहे थे। अगला, 1914 में टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? तो अप्रैल 1914 में गुमला से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, उनके जो नेता थे वह थे जत्रा उरांव। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी? तो 1916 के सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने भारत में की थी। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। पलाश पेड़ की अधिकता के कारण इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ये तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 100 का। तो दोस्तों ये था जेपीएससी का जो प्रीलिम्स बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ आज 10 मई का, उसका हम लोग सेट ए देखे पेपर 1 का। बाकी पेपर 2 का अभी एग्जाम हो रहा है। जैसे ही उसका क्वेश्चन मिलेगा तो शाम तक या रात तक उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना बैकबोन हथियार बनाकर तैयारी करिएगा। उसी से एनालिसिस करके बहुत सा क्वेश्चन रिपीट करता है या फिर उसी के आसपास इर्द गिर्द थोड़ा बहुत कुछ अमूल चूल परिवर्तन करके क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा।